नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। आज हमने एक नई सीरीज़ शुरुआत करने की कोशिश की है। इसका नाम होगा हिंदी भाषा एवं गद्य विधाओं का विकास। इस सीरीज़ के अंतर्गत आप एक नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का कर पाएंगे धुआं। इस सीरीज़ को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप कभी भी वॉक करते हुए, यात्रा करते समय या कहीं पर भी कोई घर का काम करते हुए आराम से सुन सकते हैं। आपको वीडियो के कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ना हो, केवल वॉइस के आधार पर आप स्मरण कर पाएँ। साथ ही इससे आपका समय बचेगा और आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर पाएंगे। आज का विषय होगा भाषा परिवार की संकल्पना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारोपीय एवं द्रविड़ परिवार को, साथ ही आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण को भी देखेंगे। जो विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ रामबाण होगी। साथ ही केवी, नवोदय आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह सीरीज़ अत्यंत उपयोगी है। मैं ये सीरीज़ उन विद्यार्थियों को समर्पित करना चाहता हूँ जो महंगे कोचिंग संस्थानों की फीस नहीं दे पाते। यदि किसी तरह धन को जोड़ करके उन्होंने एडमिशन ले भी लिया तो उतना स्टैंडर्ड का कंटेंट वो प्राप्त नहीं कर पाते या उन पर इंडिविजुअली उतना ध्यान नहीं दिया जाता। एक बड़ी कक्षा की भी अपनी सीमा होती है। यही कारण है कि जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया, मैं नहीं चाहता कि हर विद्यार्थी को वो मुश्किल अपने जीवन में हो। यही कारण है कि मैंने ये निश्चय किया कि YouTube पर उन सभी विद्यार्थियों की मैं मदद करूँगा जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, साथ ही पूरा करना चाहते हैं एक सरकारी नौकरी का सपना। तो विद्यार्थी देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे सबसे पहले हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसे हम बांट कर चलेंगे भाषा परिवार की संकल्पना, भाषा परिवारों का विवरण, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, साथ में देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं और अंत में डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा का क्षेत्र और उसकी बोलियां। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा संसार में विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा हमारे व्यक्तित्व निर्माण, अस्मिताएं, सामाजिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना हम अधूरे हैं। फलस्वरूप इस समय विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। हिंदी के विकास को निम्न चरणों में बांट सकते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, इसे 5 भागों में हम बांट करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम भाषा परिवार की संकल्पना। आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहते हैं। भारत में मोटे तौर पर 2 परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। आरपीएससी या यूजीसी नेट के विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन बनता है और इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पाई जाने वाली भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है। तो आपको आंसर देना है 2। कौन कौन से परिवार हैं? भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार। भारोपीय परिवार में आने वाली भाषाएं कौन सी हैं? वो हैं आर्य भाषाएं। और द्रविड़ परिवार में आने वाली भाषाएं द्रविड़ भाषाएं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा परिवारों का विवरण, जो हमारा सेकंड बिंदु है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारोपीय परिवार, उसे बांटेंगे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में, साथ ही बांटेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में, और उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे प्राकृत भाषा का। तो देखिए भारोपीय परिवार। अब सबसे पहले भारोपीय परिवार का अध्ययन करते हैं। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संसार में सबसे ज़्यादा किस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो आंसर होगा भारोपीय परिवार की। हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाएं इसी परिवार से हैं। इस भाषा परिवार में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी भाषाएं आती हैं। तो देखा विद्यार्थी, कितनी सारी भाषाएं भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती हैं। आर्य भाषाओं का काल 1500 ईस्वी से पूर्व लेकर अब तक माना जाता है, जिसे सुविधा की दृष्टि से निम्न 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, सेकंड आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल।
सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल को। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर दो भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है। वैदिक संस्कृत का अर्थ होता है विद्यार्थियों जो वेदों की भाषा है, जो थोड़ी क्लिष्ट होती है, और लौकिक संस्कृत है बोलचाल की भाषा, जो हम आपस में वार्तालाप के अंदर संस्कृत का उपयोग करते हैं। इस प्रकार भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसका प्रयोग वैदिक संहिताओं, ग्रंथों और उपनिषदों में मिलता है। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन यूजीसी नेट के हिसाब से बनता है कि वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद, और कितने मंडल पाए जाते हैं, 10। यद्यपि वैदिक संस्कृत का कोई सुनिश्चित रूप नहीं था, तथापि इसकी कुछ ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक विशेषताएं मानी जाती हैं। जैसे वैदिक संस्कृत के स्वर 2 प्रकार के थे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में आते हैं आ, ई, उ, रे, ल, जबकि संयुक्त स्वर थे ए, ऐ, ओ, औ। वैदिक संस्कृत में स्वाराघात बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बिना वैदिक छंदों को पढ़ना अशुद्ध माना जाता है। स्वाराघात के कारण वैदिक संस्कृत में अर्थ बदल जाता है तथा यह कभी कभी लिंग को भी बदल देता है। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपको पता ही है विद्यार्थियों, हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता। तथा 3 वचन और 8 कारक थे। इसमें भविष्य काल का प्रयोग कम है। वैदिक संस्कृत में केवल 4 समास हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री और द्वंद्व। हिंदी में समास 6 होते हैं। ऋग्वेद में पश्चिमोत्तरी बोली का प्रयोग है तथा इसी को वैदिक संस्कृत का आदर्श रूप माना जाता है। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत थी। लौकिक यानी पाणिनि ने इसी भाषा को व्याकरणबद्ध कर अष्टाध्यायी की रचना की। यहाँ पर वन लाइन क्वेश्चन बनता है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा है। संस्कृत में उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है, जिसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की। अगर रामचरितमानस पूछेगा तो तुलसीदास जी का नाम आता है, और रामायण का पूछेगा तो आपको आदि कवि वाल्मीकि का नाम लेना है। वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ है, जबकि लौकिक संस्कृत का कर दिया गया है। मानकीकरण के कारण लौकिक संस्कृत में एक रूपता है तथा अपवाद बहुत कम है। लौकिक संस्कृत में 2 समास जुड़कर अब उनकी संख्या 6 हो गई है। यानी वैदिक संस्कृत में समासों की संख्या कितनी मानी गई है? 4, और लौकिक संस्कृत में समासों की संख्या मानी गई है 6। और ये समास कौन से जुड़ गए हैं लौकिक संस्कृत में? अव्ययभावी एवं द्विगु समास। तो यहाँ पर अगर यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं तो उनके लेवल का क्वेश्चन है। आरपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। अब हम पढ़ेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुख रूप से 3 भाषाओं का विकास हुआ: पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। विद्यार्थियों, जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है भाषाओं के रिलेटेड। वो अध्ययन को रटने की कोशिश करता है, जबकि ये सारी चीज़ें समझने की हैं। हम एक एक करके सभी भाषाओं के बारे में जानेंगे, उनका इतिहास जानेंगे, जिससे आपका बौद्धिक विकास हो सके। साथ ही जब आप वन लाइनर क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिंक हुई है। यही कारण है कि हम हर चीज़ को साथ में लेकर चल रहे हैं। एक बार आप पूरा वीडियो सुन लेंगे और जहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो इन नोट्स से बाहर आएगा। बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। 1-2 बार आप वीडियो सुनिए, घूमते हुए सुनिए, अपने काम को करते हुए सुनिए। आप वॉइस को भी अगर 1-2 बार सुन लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले पाली भाषा आती है, जिसे प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, और प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत कहते हैं। तो यानी जब हम प्रथम प्राकृत की बात करते हैं तो हम पाली भाषा की बात करेंगे, और द्वितीय प्राकृत की बात करेंगे तो प्राकृत भाषा की बात करेंगे, तथा तृतीय प्राकृत की बात करेंगे तो अपभ्रंश भाषा की बात करते हैं। यहाँ पर प्राकृत शब्द बार बार आया है। तो प्राकृत का अर्थ होता है स्वाभाविक, अर्थात जो बनावटी ना हो। वैदिक काल में जो भाषा जन सामान्य के बीच बोलचाल के लिए प्रयुक्त होती थी, उसी भाषा को व्याकरणबद्ध करके संस्कारित किया गया। यानी जो ओरिजिनल जो भाषा थी उसे ही प्राकृत भाषा कहा गया।
तथा इस प्रकार संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्राकृत भाषा संस्कृत से भी पुरानी है। अब हम देखते हैं पाली भाषा, जो प्रथम प्राकृत भाषा है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के समय शिलालेखों में भी किया गया है। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। कौशाम्बी नामक बौद्ध विद्वान का तर्क है कि पाली का संबंध पाल से है। इसका अर्थ होता है रक्षा करना। पाली में बौद्ध धर्म के उपदेशों की रक्षा की है तथा ग्रियर्सन ने पाली को मागधी बोली मानकर इस पर पैशाची का प्रभाव स्वीकार किया था। पाली के अंदर संपूर्ण बौद्ध साहित्य आता है, जो पिटक और अनुपिटक साहित्य में विभक्त है। पाली के व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थी, जबकि मोगलायन के अनुसार 43 ध्वनियाँ हैं। बौद्धिक और लौकिक संस्कृत में तीनों श थे, लेकिन पाली में केवल स रह गया। र व ला का आभासी परिवर्तन भी पाली में देखने को मिलता है। पाली में बलात्मक स्वराघात मिलता है। इसमें 3 लिंग 2 वचन पाए जाते हैं। द्विवचन पाली में समाप्त हो गया। विद्यार्थियों, यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं पाली भाषा की पाली भाषा प्रथम प्राकृत भाषा बनी थी और उसका जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में जन्म हुआ तथा उसके अभिलाक्षणिक क्या क्या हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से श में केवल श ही रह गया। र और ल का भी आभासी परिवर्तन देखने को मिला। अब हम देखते हैं प्राकृत भाषा यानी द्वितीय प्राकृत भाषा कैसे बनी। प्राकृत का अर्थ होता है स्वाभाविक, अर्थात जो बनावटी ना हो। ये हम पहले भी बता चुके हैं। वैदिक काल में जो भाषा जनसामान्य के बीच बोलचाल के लिए प्रयुक्त होती थी, उसी भाषा को व्याकरणबद्ध करके संस्कारित कर संस्कृत भाषा बनाई गई। इससे सिद्ध होता है कि प्राकृत भाषा संस्कृत से भी पुरानी है। प्राकृत भाषा के मुख्य रूप में 5 भेद होते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनना आपका शुरू हो जाता है। आरपीएससी में जो विद्यार्थी हैं वो इसे रटने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये 5 भाग आपके कहाँ से आए, सब पढ़ते हैं। सौरसैनी, पिशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी सब रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी जड़ को कोई नहीं समझता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहली पाली भाषा थी, जिसे प्रथम प्राकृत कहा। द्वितीय प्राकृत में प्राकृत भाषा आई और तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश भाषा। तो द्वितीय प्राकृत के ही रूप हैं ये, सौरसैनी, पिशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। याद कैसे करेंगे? सौरसैनी, पिशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। महाराष्ट्री के बाद अर्धमागधी और मागधी आ रहा है। तो इस तरह से इसको 5 भागों में हमने मुख्य रूप से बांटा है। अब हम देखते हैं सौरसैनी प्राकृत क्या है। सौरसैनी प्राकृत सूरसेन प्रदेश मथुरा के आसपास की बोली है। विद्यार्थियों याद रखिएगा, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में सौरसैनी है। कपूर मंजरी का गद्य इसी प्राकृत में है तथा संस्कृत नाटकों में भी निम्न श्रेणी के पात्र इसी भाषा को बोलते हैं। दिगंबर संप्रदाय के जैनों ने अपने धार्मिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हैं। इसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है, यानी सौरसैनी जो प्राकृत है वो डेली बोलचाल की भाषा, जो मथुरा के आसपास की भाषा थी, उसी में रचित है। अब बात करते हैं पैशाची प्राकृत की। पैशाची प्राकृत का उपयोग उत्तर पश्चिम में कश्मीर में रहने वाले पिशाच जाति के लोग करते थे, किंतु हार्नेल ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए पैशाची कहाँ से आई। पैशाची भाषा आई है कश्मीर में रहने वाले पिशाच जाति के लोग इसको सबसे पहले उपयोग करते थे। इसी तरह बात करते हैं महाराष्ट्री प्राकृत की। महाराष्ट्री प्राकृत का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र है। मराठी भाषा का विकास इसी प्राकृत में हुआ है। प्राकृत भाषा में रचित काव्यों को इसी महाराष्ट्री प्राकृत का उपयोग हुआ है। यही कारण है काव्य भाषा इसका मूल कारण रही। इसकी 3 अमर कृतियाँ हैं। हाल द्वारा रचित गाहा सत्सई, रावरसेन द्वारा रचित रावणवह और जयवल्लभ द्वारा रचित बज्जालग। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने देखा महाराष्ट्री प्राकृत को, पैशाची को और सौरसैनी को। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अर्धमागधी प्राकृत की। अर्धमागधी प्राकृत भाषा का क्षेत्र मागधी और सौरसैनी के बीच में है, अर्थात प्राचीन काल में यह कौशल के आसपास की भाषा थी। मुख्य रूप से इसी का प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जैन साहित्य में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आपको बात करना है अर्धमागधी की। तथा अगर आपसे कोई पूछे कि जैन साहित्य में जो धार्मिक ग्रंथ रचे गए हैं वो सौरसैनी प्राकृत में हुए हैं, लेकिन उसमें जो संस्कृत नाटकों के जो निम्न श्रेणी के पात्र हैं वही उसका
उपयोग करते थे। तो इस तरह आपने मुख्य रूप से जो भाषा है अर्धमागधी प्राकृत, उसका जैन साहित्य में अधिकतर प्रयोग हुआ है। अब मगधी प्राकृत में क्या हुआ? मगधी प्राकृत मगध के आसपास की भाषा थी। इसमें कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। इसका प्राचीनतम अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। मतलब इसका प्राचीनतम रूप अगर अपन को देखने को मिलता है मगधी प्राकृत का कि कहाँ से यह आया, तो अश्वघोष के जो नाटक हैं उनमें यह भाषा मिलती है। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश भाषा, जिसे तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप यूजीसी नेट या आरपीएससी के विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसे नोट करेंगे। तृतीय प्राकृत भाषा यानी अपभ्रंश भाषा ही है। अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ, और प्राकृत का मतलब शुद्ध। प्राकृत की तुलना में भाषा का जो रूप व्याकरणिक रूप से ठीक नहीं था, अर्थात बिगड़ा हुआ था, उसे अपभ्रंश, अपभ्रष्ट या अवट भाषा का नाम दिया गया। तो विद्यार्थी कभी भी किसी गाइड में आपको अवट शब्द दिया रहता है, किसी गाइड में अपभ्रष्ट दिया रहेगा, किसी बुक में आपको अपभ्रंश दिया रहेगा। तो अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, कहीं अवट शब्द आ रहा है, कहीं अपभ्रंश आ रहा है, और उसे समझ में ही नहीं आता उसे याद क्या करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अपभ्रंश, अपभ्रष्ट और अवट एक ही भाषा का नाम है, जिसे अपभ्रंश कहते हैं तथा जिसे तृतीय प्राकृत भाषा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है तथा एक तरह से प्रत्येक आधुनिक भाषा का जन्म किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है। प्राकृत सर्वस्व नामक ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेदों का उल्लेख किया गया है। यूजीसी नेट जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इस पर थोड़ा गौर करेंगे कि प्राकृत सर्वस्व नामक ग्रंथ में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अपभ्रंश के 27 भेदों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर प्राकृत सर्वस्व नामक ग्रंथ का नाम आपको याद रखना होगा। लेकिन वास्तव में अपभ्रंश के इतने भेद उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाएं पैदा हुई हैं, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी और मगधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का जन्म हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, आरपीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर प्रश्न बनेगा, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। मराठी का महाराष्ट्री से, और बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का मगधी अपभ्रंश से जन्म हुआ। साहित्य के रूप में कालिदास के नाटकों में अपभ्रंश का प्रयोग पात्रों के कथन में हुआ है। अपभ्रंश में रचित कुछ कृतियाँ जैसे श्रवाकाचार देवसेन द्वारा और पयुमचर्यु स्वयंभू द्वारा, संदेश रासक धनपाल का है और कीर्तिलता विद्यापति की है। इन सब में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश की विशेषताएं क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे अपभ्रंश है? इस अपभ्रंश भाषा की मूल विशेषता है र का प्रयोग लेखन में था, लेकिन अपभ्रंश के उच्चारण में यह र हो गया, यानी जो आपका र था वह र बन गया। अपभ्रंश का एक उकार बहुल भाषा थी और नपुंसकलिंग अपभ्रंश में पूरी तरह समाप्त हो गया था। रूपों की संख्या बहुत कम हो गई और विद्यापति ने अपभ्रंश को अवट भाषा कहा है। आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्वेश्चन बनता है कि किसने अपभ्रंश को अवट भाषा का नाम दिया है, तो वो हैं विद्यापति जी। अब हम अध्ययन करेंगे आधुनिक आर्य भाषा काल का, यानी भारत में जो आधुनिक आर्य भाषा काल है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सभी भाषाओं को लेंगे, जिसमें सिंधी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, उड़िया, लैंदा, हिंदी, मराठी और असमी को शामिल करेंगे और एक सूत्र के माध्यम से इसको हम याद कर लेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। ये वो होगा सूत्र SL PHG MBAU, यानी SL PHG MBA U। तो इस सूत्र को याद करने का एक ही ट्रिक आपको बताता हूँ। SL PHG, PHG मतलब PhD, SL PHG MBA U। SL क्या है? PHG है, PhD की जगह G आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना आप। SL क्या है? PHG है, MBA कौन है? U। ठीक है, तो इस तरह से इसको, इन भाषाओं को हम याद रख सकते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है। कोई भी भाषा जन्म लेते ही साहित्यिक भाषा नहीं बनती, अपितु साहित्य रचना के लिए उसका स्वरूप निश्चित होने में समय लगता है। यही कारण है कि इन भाषाओं में साहित्य की रचना 11वीं और 12वीं सदी के आरंभ में हुई। आधुनिक
भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुख भाषाओं का परिचय निम्न प्रकार है, जो हम चर्चा कर चुके हैं। ये सभी भाषाएं इसमें आती हैं: सिंधी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, उड़िया, लहंदा, हिंदी, मराठी, असमी। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में याद करना है, एसएल क्या है, पीएचजी है, और एमबीए कौन है, यू है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंधी भाषा। सिंधु नदी के आसपास का प्रदेश सिंध कहलाता है तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा को सिंधी कहा जाता है। यानी सिंधी किन्हें कहते हैं, जो सिंधु नदी के आसपास रहते थे उन्हें सिंधी कहा गया, और इसका जो आसपास का प्रदेश था वो सिंध प्रदेश कहलाया। सिंधी बोलने वाले अधिकांश लोग अब पाकिस्तान में हैं, यद्यपि विभाजन के बाद सिंधी बोलने वाले भारत में भी हैं। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, सिंधी भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बनता है ब्राचड़ अपभ्रंश से। सिंधी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे सिंधी लिपि कहते हैं। सिंधी को लिखने के लिए कुछ लोग गुरुमुखी या देवनागरी का प्रयोग भी करते हैं। आधुनिक काल में सिंधी का साहित्य पर्याप्त समृद्ध रूप में मिलता है। तो यहाँ पर एक ही प्रश्न बनता है कि सिंधी भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको याद रखना है ब्राचड़ अपभ्रंश से। अब देखते हैं लहंदा भाषा। पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाली इस भाषा का शाब्दिक अर्थ भी पश्चिम होता है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है। इसका विकास के अपभ्रंश से हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आरपीएससी के विद्यार्थी से नोट कर लें कि लहंदा भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, के अपभ्रंश से। मैं बार बार आपको जहाँ वन वर्ड बन रहा होगा वो बताता हुआ चलता हूँ। रीजन क्या है, जब आप वीडियो को एक दो बार सुनेंगे ना तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ये भाषा मुसलमानों के द्वारा अधिक बोली जाती है, इसीलिए इसमें अरबी और फारसी के शब्द भी मिलते हैं। पहले से लंडा लिपि में लिखी जाने वाली ये भाषा अब फारसी लिपि का प्रयोग होता है। इसकी 3 बोलियां हैं, जटकी, मुल्तानी और जंगली। अब यहाँ पर यूजीसी नेट में ये प्रश्न बनता है कि लहंदा भाषा की कौन कौन सी 3 बोलियां हैं। इसमें आता है जटकी, मुल्तानी और जंगली। आरपीएससी में भी अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट आ सकता है, तो वो विद्यार्थी भी इसको नोट कर लें। तो अब तक सिंधी और लहंदा में हमको 3 प्रश्न मिले हैं। कौन कौन से? सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्राचड़ अपभ्रंश से। लहंदा भाषा का विकास किससे हुआ है? के अपभ्रंश से। और लहंदा भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं? जटकी, मुल्तानी और जंगली। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब बात करते हैं पंजाबी भाषा की। पंजाबी भाषी लोग भारत के पंजाब प्रांत के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी फैले हैं। पंजाब फारसी शब्द है जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। विद्यार्थी ध्यान दें, ये पंजाब जो वर्ड है ये समास में अधिकतर पूछा जाता है। तो जब आप इसको समास में पढ़ेंगे तो आप ये 5 नदियों के बारे में बताता है, तो उसी तरह से इसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 नदियों का देश पंजाब, रावी, सतलज, चिनार, झेलम और व्यास, ये 5 नदियां पंजाब से गुजरती हैं। पंजाबी भाषा का विकास टक अपभ्रंश से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। पंजाबी भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको देना है टक अपभ्रंश से। पंजाबी भाषा अब गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी में प्राचीन साहित्य बहुत कम है, लेकिन आधुनिक साहित्य की उपलब्धता पर्याप्त रूप से मिलती है। अब अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा का। हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद की भाषा के लिए होता है। इसका विकास संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है, जिसका मूल अर्थ है हिंद का, अर्थात भारत का। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग मुसलमानों ने किया। शुरू में वो ज़बान हिंद या हिंदी ज़बान कहते थे, जो बाद में केवल हिंदी हो गया। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां आती हैं। ये याद रखिए, आरपीएससी के विद्यार्थी नोट कर लें। हिंदी के अंदर कितनी उपभाषाएं हैं? 5, और बोलियां कितनी हैं? 18, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। अब 5 तो आपको इसमें उपभाषाएं मिलेंगी हिंदी की, और उन्हीं को फिर बोलियों में बांटा गया है। तो इसे याद कर लेंगे, और इससे ऐसी कोई एग्जाम हिंदुस्तान में नहीं है कि इससे प्रश्न ना आया हो। तो विद्यार्थी यहाँ बहुत गौर से सुनेंगे और ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 5 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 प्रकार हैं हिंदी के। कौन कौन से? पश्चिमी और पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। यानी आप इस तरह समझ सकते हैं कि
पश्चिमी और पूर्वी दो दिशाओं का हो गया, राजस्थानी और बिहारी मुख्य भाषा हो गई और पहाड़ी हिमाचल साइड की भाषा हो गई। तो अब आप इसे कैसे बांटेंगे बोलियों में? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी किधर है? भारत का पश्चिम की साइड आप ध्यान करिए, पश्चिम इलाका कौन सा पड़ता है? जहाँ ब्रज भाषा, यूपी वाला इलाका, कन्नौजी वाला, तो उसी तरह की भाषा इसमें शामिल की गई हैं। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी आएंगी? ब्रज भाषा आएगी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, यानी कुल 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी में आती हैं। याद हो गया होगा आपको, फिर याद नहीं हुआ तो मैं रिपीट करता हूँ। पश्चिमी हिंदी के अंतर आता है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, और इसी तरह पूर्वी हिंदी में आते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आप इसे ध्यान देंगे कि पूर्व जो यूपी का पूर्वी इलाका है वहाँ पर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, इसलिए पूर्वी हिंदी में आते हैं। पश्चिमी हिंदी जो यूपी का पश्चिमी भाग है वो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। इस तरह यूपी को ध्यान में रख के पूर्वी और पश्चिमी हिंदी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यूपी के पूर्व में कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और यूपी के पश्चिम में कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। इसी तरह राजस्थानी हिंदी, राजस्थान के अंदर में आपने देखा मारवाड़ी है, जयपुरी है, मालवी है और मेवाती है। मेवाती जो है अलवर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसी तरह मारवाड़ वाले मारवाड़ी, जयपुर के आसपास में जयपुरी तथा मालवा प्रदेश में मालवी का यूज होता है। इस तरह ये 4 बोलियां आती हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। विद्यार्थियों, इसमें अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो आपको याद रखना है 5। पूर्वी हिंदी में कितनी बताई? 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी तरह राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 4, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। इसी तरह बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही। और पहाड़ी के अंदर गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली 3 बोलियां आती हैं। तो आप यहाँ पर अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है और 90% विद्यार्थियों के प्रश्न ये गलत होता है। तो आज के बाद हम गलत नहीं करेंगे। कैसे गलत नहीं करेंगे कि पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको बताया, याद करिए, यूपी का पश्चिमी इलाका, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली। तो यहाँ पर बांगरू अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि वो कहीं कनेक्ट नहीं करता है। बुंदेली आपको आइडिया लग जाएगा, कन्नौजी लग जाएगा, ब्रजभाषा से लग जाएगा, लेकिन बांगरू से नहीं लगेगा। इसीलिए आप याद रखिएगा बांगरू पश्चिमी हिंदी में आता है। इसी तरह पूर्वी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी का आइडिया लग जाता है, लेकिन अवधी का नहीं लगता। लोग इसे अयोध्या से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भाषा आती है। इसी तरह राजस्थानी में पूछा जाता है, जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती का आइडिया लग जाता है, मालवी का आइडिया नहीं लगता था। लोग इसे एमपी से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको मालवी याद रखना है, मालवी राजस्थानी हिंदी में आती है। इसी तरह बिहारी में भोजपुरी और मैथिली का तो लोगों को आइडिया लगता है, लेकिन मगही को यूपी से जोड़ देते हैं। यही एक कारण है कि बिहारी में मगही को अधिकतर पूछता है। इसी तरह पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और नेपाली को तो पूछ लेता है, कुमायूनी को अधिकतर पूछता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5, पूर्वी में 3, राजस्थानी में 4, बिहारी में 3 और पहाड़ी में 3। यानी आप याद रखें कि पश्चिमी में 4 है और राजस्थानी में 4 है, पश्चिमी में 5 है और राजस्थानी में 4 है, और बाकी सब में 3-3 बोलियां आती हैं। तो इस तरह से इसको क्लियर करके चलेंगे। यहाँ पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से तथा पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से, और हिंदी में प्राचीन और आधुनिक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी अपभ्रंश भी हमें याद रखने हैं कि यहाँ पर पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी सौरसेनी, और पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से, और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस तरह से हिंदी भाषा में जो ये बोलियां हैं, जो अपभ्रंश है, इससे अधिकतर प्रश्न आता है। आशा करता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसे रिपीट करना है तो मैं जल्दी से इसको रिपीट करके आपको क्लियर और एक बार कर देता हूं कि 5 तरह की बोलियां आती हैं, 5 तरह की आपकी उपभाषा हैं और 18 आपकी बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आती है। अब हम चलते हैं गुजराती भाषा के ऊपर। गुजरात में गुजराती भाषा है, जहां कभी गुजरों का प्रभुत्व था। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। गुजरात की अपनी लिपि है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। यानी ऐसी भाषा जिसमें सिरोरेखा बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में ऊपर माथा बांधते हैं ना, वर्ड लिखने के बाद ऊपर एक लाइन खींचते हैं, गुजराती में वो लाइन की ज़रूरत नहीं होती है।
इसकी प्रमुख बोलियां हैं काठियावाड़ी, पट्टनी और सुखी है। साहित्य की दृष्टि से यह भाषा बहुत समृद्ध है। प्रेमानंद, नरसिंह मेहता, मालन अखो इस भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं मराठी भाषा को। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है और इसका विकास महाराष्ट्र में ही हुआ। इसकी लिपि देवनागरी है, तथापि कुछ लोग मौड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आरपीएससी में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है महाराष्ट्री या मराठी की कौन सी लिपि है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी देवनागरी को हिंदी से जोड़ते हैं और मराठी को वो समझ नहीं पाते कि ये भी देवनागरी लिपि पर ही लिखी जाती है। तथापि कुछ लोग मौड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। इसकी प्रमुख बोलियां हैं नागपुरी, कोंकणी, महारी और किष्टी। इसमें भी साहित्य समृद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं बंगला भाषा की। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती है। इसका एक अन्य नाम बंगाली भाषा भी है। बांग्ला भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस भाषा की अपनी लिपि है, इसे बांग्ला लिपि कहते हैं। इसका साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आधुनिक काल में रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, विमल मित्र इसी भाषा के साहित्यकार हैं। अब बात करते हैं असमी भाषा की। असमी भाषा को असमिया भाषा के नाम से भी जानते हैं। यह असम में बोली जाती और समझी जाती है, जो बांग्ला लिपि से मिलती जुलती है। इसकी प्रमुख बोली विष्णुपुरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूजीसी तथा आरपीएससी के विद्यार्थी ध्यान दें। असमी भाषा की प्रमुख बोली का नाम है विष्णुपुरिया। इस भाषा में पर्याप्त साहित्य रचा गया है और असमी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। मध्यकाल के शंकरदेव असमी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अब बात करते हैं उड़िया भाषा की। उड़िया प्रांत की भाषा उड़िया है। उड़ीसा एवं उड़ीसा शब्द का द्रविड़ शब्द ओड़ से बने हैं। अर्थात विद्यार्थी यहाँ समझें कि उड़ीसा जो प्रांत है उसकी भाषा उड़िया है और उड़ीसा एवं उड़ीसा शब्द द्रविड़ शब्द ओड़ से बने हैं। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के दक्षिण पूर्व से हुआ है। यह भाषा बांग्ला भाषा से मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि भिन्न है। इसकी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। उड़िया भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। मराठी की कौन सी है? देवनागरी। बांग्ला की कौन सी है? बांग्ला लिपि। उड़ीसा भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां गंजामी, संबलपुरी और मत्री है। सीताकांत महापात्र इस भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने इन भाषाओं को देखा और इन भाषाओं कौन कौन सी लिपि से ये बनी है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हमने इनका अध्ययन किया। जिनमें हमने अध्ययन किया है वो भाषाएं सिंधी, पंजाबी, गुजराती, बंगला, उड़िया, लांदा, हिंदी और मराठी तथा असमी भाषा। अब हम अध्ययन करेंगे द्रविड़ परिवार की भाषाओं के बारे में। द्रविड़ भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी द्रविड़ परिवार में आती हैं। इस परिवार में निम्न भाषाएं आती हैं। इसे आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, द्रविड़ परिवार में आने वाली भाषाएं निम्न हैं: तेलुगु, कन्नड़, तमिल तथा मलयालम। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, तमिल तमिलनाडु में और मलयालम केरल में बोली जाती है। इन सभी द्रविड़ भाषाओं में मलयालम के बाद तेलुगु में सबसे अधिक संस्कृत शब्द हैं। आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा संस्कृत का प्रयोग होता है मलयालम में और उसके बाद आता है तेलुगु में। तो संस्कृत से मिलती जुलती ही ये भाषाएं हैं। अब बात करते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण की। आधुनिक आर्य भारतीय भाषाएं हैं, उनके वर्गीकरण में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है। जिनमें से प्रमुख हैं डॉक्टर AFR हार्नले तथा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भोलेनाथ तिवारी, डॉक्टर हरदेव बहारी। इनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण निम्न हैं। अब विद्यार्थियों, आपको समझने की ज़रूरत है। एक एक वर्गीकरण एक एक को हम देखेंगे तथा इनसे प्रश्न बनते हैं और अक्सर विद्यार्थी इन प्रश्नों को गलत करते हैं, लेकिन हम इनको सही करेंगे। 1 नैनो सेकेंड में हम समझेंगे और आंसर आपकी ज़बान पर होगा। चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर हार्नले का वर्गीकरण। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले 1880 में किया। सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डॉक्टर हार्नले ने। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण कौन है, किसने किया है? वर्गीकरणकर्ता कौन है? डॉक्टर हार्नले। उनका मानना था कि भारत में आर्यों का आगमन 2 बार हुआ।
पहले जो आर्य आए वो पंजाब में आकर बस गए, लेकिन दूसरी बार आने वाले आर्य पूरे भारत में फैल गए। हार्ले के इस सिद्धांत को पच्चर सिद्धांत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी के विद्यार्थी तथा यूजीसी नेट के विद्यार्थी से नोट कर लें कि हार्ले के जो सिद्धांत है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, पच्चर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन तथा दक्षिणी गौड़ियन। यानी हार्ले ने जो भाषाओं का वर्गीकरण किया वो 4 भागों में बांट करके किया, और इनके जो सिद्धांत दिया था उसे पच्चर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि भाई पूर्वी गौड़ियन है और पश्चिमी है, उत्तरी और दक्षिणी, चारों दिशाओं के नाम है, उसके साथ आपको गौड़ियन वर्ड लगा देना है। यानी हार्ले ने जो चारों दिशाओं में गौड़ियन भाषा को बांटा, इसमें पूर्वी गौड़ियन के अंदर पूर्वी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी तथा बिहारी आते हैं। अभी आप याद रखिए कि पूर्व की भारत का नक्शा देखिए, पूर्व में क्या क्या है, पूर्वी हिंदी है, बांग्ला है, उड़िया है, असमी है, बिहारी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम की साइड आइए, पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी पश्चिम की साइड पढ़ते हैं, इसलिए पश्चिमी में आ गए। उत्तरी गौड़ियन के अंदर कौन कौन से आते हैं, उत्तर में क्या है, पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी भाषाएं आती हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली, ये उत्तरी में आ गई। और दक्षिण गौड़ियन में मराठी भाषा को उन्होंने शामिल किया था। अब डॉक्टर हार्ले बिहारी को अलग भाषा न मानकर पूर्वी हिंदी के साथ जोड़कर देखते हैं और इसका अलग से उल्लेख नहीं करते हैं। अब यहाँ पे साउथ में जो भाषाएं थी उन्होंने मराठी तक ही उसको शामिल किया, अन्य भाषाओं का वर्गीकरण वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर विद्यार्थी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यही बनते हैं कि उन्होंने 4 भागों में बांटा: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। दक्षिणी गौड़ियन में याद रखिएगा केवल मराठी को शामिल किया तथा उनके सिद्धांत को क्या बोलते हैं, पच्चर सिद्धांत बोलते हैं। तो मुझे आशा है अब आपको हार्ले के वर्गीकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पढ़ते हैं हम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीतरी तथा बाहरी आर्य मत को मान्यता देते हुए अपना पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और इस वर्गीकरण में 3 उपशाखा, 5 समुदाय और 17 भाषाओं को उन्होंने शामिल किया। अब देखिए, उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, बाहरी, मध्य और भीतरी। यानी एक तरीके से आप याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ है उसको 3 भागों में बांटोगे क्या है, आधे बाहर की साइड, अंदर की साइड और बीच वाले। तो 3 भागों में उन्होंने बांट दिया, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। डॉक्टर हार्ले ने तो दिशाओं के आधार पर बांटा है, तो इन्होंने बाहरी, भीतरी और मध्य के हिसाब से बांट दिया। तो बाहरी उपशाखा के अंतर्गत उन्होंने 3 रखे, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी। और मध्य के अंदर मध्यवर्ती समुदाय को रखा, और भीतरी के अंदर उन्होंने रखा केंद्रीय और पहाड़ी समुदाय को। तो बाहरी उपशाखा के अंदर उन्होंने रखा है सिंधी, लांदा, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमी और बिहारी। यानी ज़्यादातर पूर्वी की तरफ जो भाषाएं हैं उनको पूर्वी की साइड भाषा हैं उनको उन्होंने रखा है। साथ ही पश्चिम में जो पश्चिमोत्तरी समुदाय है, जैसे सिंधी और लांदा जो पाकिस्तान में अभी मुख्य रूप से बोली जाती हैं, उनको भी उन्होंने पश्चिमोत्तरी में समुदाय में शामिल किया। मध्य के अंतर्गत केवल पूर्वी हिंदी को रखा, और भीतरी उपशाखा के अंतर्गत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी भाषा को शामिल किया। ग्रियर्सन ने अपना दूसरा वर्गीकरण भी दिया, उसका आधार ध्वनि, व्याकरण और शब्द समूह को बनाया, किंतु इसके पीछे जो तर्क दिए उनकी पुष्टि वो नहीं कर सके, अतः उसे खारिज कर दिया गया। यहाँ से प्रश्न आता नहीं है जनरली, बट आपको 3 मुख्य इसमें तथ्य याद रखने हैं कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा, बाहरी, मध्य और भीतरी। बस इतना ही इसमें से प्रश्न बनता है। अब हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो एक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्षेत्रीय आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को अपने ग्रंथ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज में निम्न भागों में बांटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज। तो इसको आप याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और उन्होंने जो इसको भागों में बांटा वो थे 5 भाग। कौन कौन से, उदिच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले याद कर लीजिए आप प्राच्य, प्रतीच्य, उदिच्य, मध्यदेशीय और दक्षिणात्य। आपको पहले प्राच्य बोलना है, प्राच्य के बाद उदिच्य बोलना है, उदिच्य के बाद प्रतीच्य बोलना है, फिर मध्यदेशीय और दक्षिणात्य। इस तरह से इन्होंने 5 भागों में इसको बांटा। अब उदिच्य में इन्होंने रखा सिंधी, लहंदा और पंजाबी को, प्रतीच्य में रखा गुजराती और राजस्थानी को, मध्यदेशीय में रखा पश्चिमी
हिंदी को, और प्राच्य के अंदर रखा पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला को, और दक्षिणात्य में केवल मराठी को रखा। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान देंगे कि इस लगभग सभी भाषा वैज्ञानिकों ने मराठी को दक्षिणात्य में रखा है। यहाँ प्राच्य का तात्पर्य है पूर्वी और प्रतीच्य का तात्पर्य है पश्चिमी, उदिच्य का तात्पर्य है उत्तरी। तो अब विद्यार्थी समझ गए होंगे कि प्राच्य का अर्थ क्या है, पूर्वी, और प्रतीच्य का तात्पर्य है पश्चिमी, तथा उदिच्य का अर्थ है उत्तरी से। यानी जो डॉक्टर हाल्ने ने वर्गीकरण दिया था उसी को डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी माना है। तो सभी दिशाओं में उन्होंने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, इन्होंने भी 4 भागों में बांट करके एक भाग और उन्होंने जोड़ दिया मध्य देशीय नाम से। तो उदी मतलब उत्तरी, उसे उ जोड़ लीजिएगा, तथा प्रतीच्य, प्रीति, प्र मतलब पश्चिमी, और प्राच्य यानी पूर्वी। तो इस तरह से आप इसे लिंक करके पढ़ सकते हैं। इनके वर्गीकरण में 5 वर्ग और 12 भाषाएं हैं। पहाड़ी भाषा को वो राजस्थानी का रूप मानते हैं तथा इसीलिए उसे अलग भाषा के रूप में स्थान नहीं दिया। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के वर्गीकरण का। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपना वर्गीकरण चटर्जी के वर्गीकरण से कुछ सुधार करते हुए दिया। इस वर्गीकरण में मध्य देशीय वर्ग के अंदर हिंदी के 4 उपभाषाओं को शामिल किया। यानी उन्होंने सेम वर्गीकरण रखा, केवल भाषाओं को जो वर्गीकरण था उसको बांट दिया। यानी उदिच्य यानी आपको उत्तरी से मान लिए, प्रतीच्य यानी पश्चिमी से मान लिए, प्राच्य यानी पूर्वी, और मध्य देशीय और दक्षिणात्य वर्गीकरण सेम रखा, केवल भाषाओं को जो उसके अंदर आने वाली भाषाओं को उन्होंने बदला। और मेन वर्गीकरण उन्होंने बदला क्या, मध्य देशीय के अंदर। यानी डॉक्टर जो हमने देखा था कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में मध्य देशीय में केवल पश्चिमी हिंदी को शामिल किया गया था, यहाँ पर उन्होंने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी यानी सभी हिंदी के रूपों को उसमें शामिल कर दिया। और प्रतीच्य में उन्होंने केवल गुजराती को रखा, उदिच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी को रखा, प्राच्य में उड़िया, असमिया, बंगला को रखा, और दक्षिणात्य में मराठी को रखा। यानी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सटीक वर्गीकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैसासी। जो वर्गीकरण आज हम पढ़ते हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण है। उन्होंने ही इसे सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैसासी में बांटा। सौरसेनी अपभ्रंश से बनने वाली भाषाएं उन्होंने कही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती को। मागधी से बनने वाली भाषाएं थी बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से बनने वाली भाषा है पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से बनने वाली है मराठी, तथा पैसासी बनती है सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषा। तो ये सारे के सारे पैसासी जो अपभ्रंश है उससे सिंधी, लहंदा और पंजाबी भाषा बनती है। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण थोड़ा ज़्यादा सटीक लगता है। डॉक्टर हरदेव वाहरी के वर्गीकरण को देखने से पता चलता है कि इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी वही 4 भागों में बांटा। पूर्वी को उन्होंने उड़िया, बंगला, असमिया, पश्चिम में उन्होंने पंजाबी, सिंधु, गुजराती में रखा, उत्तरी को उन्होंने नेपाली और दक्षिणी में सिंगली और मराठी। यानी एक डॉक्टर हरदेव वाहरी ही थे जिन्होंने दक्षिण में मराठी के साथ सिंगली भाषा को रखा। इस तरह विद्यार्थी हम देखते हैं इन वर्गीकरणों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का दिया हुआ वर्गीकरण सबसे ज़्यादा सर्वथा उपयुक्त लगता है। यानी जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है वो उदिच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य है, लेकिन उनमें जो भाषाएं आती हैं उनका सटीक वर्गीकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का जान पड़ता है। यही कारण है कि उनका तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के वर्गीकरण का ही ज़्यादातर अध्ययन किया जाता है। तो विद्यार्थियों आपको ये अच्छी तरह से याद हो गया होगा, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले डॉक्टर हाल्ने का वर्गीकरण आया 1880 में। उनके सिद्धांत को कहते हैं पच्चर सिद्धांत। उन्होंने बांटा पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बाहरी, मध्य और भीतरी उपशाखा में वर्गीकरण दिया। इसी तरह डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण को उदिच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य में बांटा। और उनकी जो बुक का नाम था वो था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज। और यहाँ पर उन्होंने अर्थ भी स्पष्ट किया कि प्राच्य का पूर्वी, प्रतीच्य का पश्चिमी और उदिच्य का उत्तरी भाषा से
लिया गया है। उसके बाद हमने वर्गीकरण देखा था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। उन्होंने वर्गीकरण डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के ही वर्गीकरण को रखा, लेकिन उन्होंने उनमें आने वाली भाषाओं में थोड़ा परिवर्तन किया। इसके साथ ही हमने जाना डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के वर्गीकरण को। उन्होंने सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैसासीम बांटा। साथ ही डॉक्टर हरदेव बहारी के वर्गीकरण को भी हमने देखा और जाना। इन्होंने दक्षिणी में सिंगली को भी शामिल किया। तो इस तरह विद्यार्थियों, अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर होते हुए चलेंगे। अब हम आज के वीडियो के अंतिम बिंदु आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में निम्न 9 भाषाएं आती हैं: सिंधी, पंजाबी, लहंदा, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। इसमें से भी लहंदा बोलने वाले पाकिस्तान में हैं, अतः अगर उसे हटा दें तो आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या 8 है। यानी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता क्या है, विशेषताएं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं। तो 4 आपको दे देगा, एक कोई और भाषा दे देगा। तो इन भाषाओं को याद करना बहुत ज़रूरी है: सिंधी, पंजाबी, लहंदा, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। इसमें से अगर वो आपसे पूछ लेगा कितनी भाषाएं, अगर वहाँ 8 देता है तो 8 सही होगा, 9 देता है तो 9 सही होगा। प्रमुख विशेषताओं में हम जानते हैं सिंधी भाषा का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां बिचोली, सराइकी, थरेली, लासी और बाड़ी है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है। इसी तरह लहंदा शब्द का अर्थ है पश्चिमी। इसकी लिपि लंडा है और कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि का भाग है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाब की लिपि गुरुमुखी है। गुजराती गुजरात की भाषा है, इसकी अपनी लिपि है जो गुजराती के नाम से प्रसिद्ध है। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है और इसकी लिपि है देवनागरी। बंगला बंगाल प्रदेश की भाषा है, इसकी लिपि है बंगला है। असमी भाषा असम की भाषा है तथा इसकी मुख्य बोली विष्णुप्रिया है, आपने याद किया होगा, और इसकी लिपि भी बंगला है। तो अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि असम की जो भाषा है उसकी कौन सी लिपि है, तो उसकी लिपि का नाम तो बंगला ही आएगा। आधुनिक आर्य भाषाओं की ध्वनियाँ वही हैं जो मध्यकाल में थी। र का प्रयोग केवल लेखन में है, उच्चारण में नहीं होता। इसी के साथ श का प्रयोग लेखन में होता है परंतु उच्चारण में श या श के रूप में होता है। कुछ आधुनिक आर्य भाषाओं में लिंग भेद समाप्त हो गया, जैसे बंगला, उड़िया और बिहारी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में एक वचन का प्रयोग तो मिलता है, लेकिन मैं के स्थान पर लोग हम का प्रयोग करते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं में द्रविड़ परिवार से भी शब्द लिए गए हैं। इस तरह आज का हमने अपना अध्ययन समाप्त करते हैं और आपके लिए एक वीडियो संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखा विद्यार्थियों, किस तरह हमने आज हिंदी भाषा एवं गद्य विधाओं के विकास के अंतर्गत अपना पहला वीडियो लेसन कंप्लीट किया। इसमें हमने भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया, भारोपीय और द्रविड़ परिवार को जाना और तथा बनने वाले प्रश्नों को भी देखा। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा हिंदी भाषा क्षेत्र और उसकी बोलियाँ, खड़ी बोली का विकास तथा हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में भी अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जीतेगा वही जो यकीन करेगा। आपके सपनों की उड़ान मेरे नोट्स के साथ में पूरी होगी। विद्यार्थियों, कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। विश्वास मानिए, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। बस आप इसी तरह प्रैक्टिस बनाए रखिए। वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ कि आप इसे ज़रूर उन विद्यार्थियों तक पहुँचाने में मदद करेंगे जो इसके असली हकदार हैं, क्योंकि बांटने से ही विद्या बढ़ती है। इसी की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखा आपने हमने कितनी इजी तरीके से आज का अपना वीडियो समाप्त किया। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से हम अगले वीडियो में भी आपको अध्ययन कराएंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा हिंदी भाषा क्षेत्र और उसकी बोलियाँ। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे खड़ी बोली का विकास तथा हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है।
सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ इस वीडियो को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है। विश्वास मानिए, आप एक हाथ बढ़ाएंगे 100 हाथ आपकी और मदद के लिए बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। आप इसी विश्वास के साथ अध्ययन करते रहिए और मैं आपकी मदद से पीछे नहीं हटूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।